सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन, जहां हम रिवाइज करने वाले हैं सर ऐसे 299। 9 और 9 दोनों साथ में खड़े हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस वाली रिवीजन में हम स्टैंडर्ड के सारे कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर आप वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें, वीडियो को लाइक करके, ताकि इससे बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। इस रिवीजन में मैं यूज करूंगा हमारे बोर्ड नोट्स। सर ये बोर्ड नोट्स हमको कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी, ठीक है, उसको आप ज्वाइन करके रख सकते हो। वहां पे आपको सारे बोर्ड नोट्स मिल जाते हैं। सर ऐसे 299 बात करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जॉइंट ऑडिट का क्या मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका ऑडिट कितने ऑडिटर करेंगे? सर टू और मोर ऑडिटर। जब भी टू और मोर ऑडिटर मिलकर ऑडिट करते हैं उसको कहते हैं जॉइंट ऑडिट, ठीक है सर। अब सर सवाल आता है, क्या कंपनीज एक्ट ये अलाउ करता है? आंसर इज यस। ये बात आपने सीए इंटर में भी पढ़ी थी और मैं वापस रिवाइज करा रहा हूं कि जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, वो कहता है कि जो भी कंपनी के शेयर होल्डर है यानी मेंबर्स हैं, अगर वो चाहे तो रेजोल्यूशन पास कर दे कि जो कंपनी का ऑडिट है दैट विल बी डन बाय मोर देन वन ऑडिटर। अब सर हमने एग्जांपल लिया था रिलायंस का, कि रिलायंस का ऑडिट जैसे डिलॉयट और चतुर्वेदी दोनों मिलके करते हैं, ठीक है। तो हमको ये स्टैंडर्ड बताता है कि ये लोग अपना काम कैसे डिवाइड करेंगे, इसकी प्लानिंग कौन करेगा। अगर हम ओपिनियन दे रहे हैं अगर हम ओपिनियन दे रहे हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, और अल्टीमेटली इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी की सारी चीजें हमको ऐसे 299 गाइड करेगा, ठीक है सर। सबसे पहले प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग हम सबको पता है, हम प्लान क्या करते हैं? ऑडिट प्रोसीजर, यानी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो यहां पे क्योंकि जॉइंट प्लानिंग है तो जॉइंट ऑडिट है तो जॉइंट प्लानिंग होगी। यानी जो जॉइंट ऑडिटर वन है, इसकी फर्म का जो भी एंगेजमेंट पार्टनर प्लस की मेंबर्स हैं ये इन्वॉल्व होंगे। जो जॉइंट ऑडिटर टू है उसका एंगेजमेंट पार्टनर और की मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे, यानी देयर विल बी अ जॉइंट प्लानिंग डन, ठीक है सर। उसके बाद सर स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा? मैंने कहा स्ट्रेटेजी जो आपका डिसीजन होता है ऑडिट आपने किस तरीके से करना है, विच सेट्स द एसटीडी ऑफ ऑडिट। एसटीडी बोले तो स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन, ये भी आपने जॉइंटली बनानी है, ठीक है सर। अब सवाल आता है, जब भी हम प्लान बना रहे हैं तो जॉइंट ऑडिटर क्या क्या कंसीडर करेंगे? ये वही के वही पॉइंट्स है जो हम प्लानिंग वाले चैप्टर में पढ़ते हैं स्ट्रेटेजी के अंदर, कि स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आता है स्कोप। एक जॉइंट ऑडिटर का स्कोप क्या होगा? सबसे पहले तो जो काम डिवाइड हो गए वो उसके स्कोप में आएंगे, और जितने भी कॉमन ऑडिट एरियाज है, सारे बच्चे करो मेरे साथ, मजा आएगा। जितने भी कॉमन ऑडिट एरियाज हैं वो सब भी उसके स्कोप का पार्ट होते हैं। तो जो एरिया डिवाइड होके उसके हाथ में आ गया वो उसका स्कोप है, प्लस जितने भी कॉमन ऑडिट एरियाज है दैट विल बी द स्कोप। सो आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ एरियाज एंड द कॉमन ऑडिट एरियाज दैट विल डिफाइन द स्कोप ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर। अब सर सवाल आता है, जो हम काम का डिवीजन करेंगे वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको चाहिए एआईयू। सर एआईयू क्या होता है? एआईयू का मतलब है ऑडिट आइडेंटिफाइबल यूनिट्स। एक बार और बोलो, ऑडिट आइडेंटिफाइबल यूनिट्स। ऑडिट आइडेंटिफाइबल यूनिट्स यानी जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस है ना, उसके हिसाब से देखो आप अपने बिजनेस को कौन कौन से यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रिलायंस है तो रिलायंस का एक जियो पार्ट है, रिटेल है, पेट्रोकेमिकल है। तो जियो का काम मैंने किसी और को दे दिया, रिटेल का काम किसी और को दे दिया, पेट्रोकेमिकल का काम किसी और को दे दिया। तो मैंने क्या किया, जो आइडेंटिफाइबल यूनिट्स थे उसके हिसाब से वर्क एलोकेट कर दिया। अगर नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आप काम नहीं कर सकते तो देसी तरीका क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स बांट दो, जैसा हमारे ऑफिसेज में होता है कि एसेट किसी को दे दिए, लाइबिलिटी किसी को दे दी, इनकम किसी को दे दी, एक्सपेंसेस किसी और को दे दिए। क्या ये गेम समझ में आई? आई सर। स्कोप के बाद आप देखते हो टाइमिंग। टाइमिंग के लिए कहता है नो द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, टू प्लान द टाइमिंग एंड कम्युनिकेशन फॉर ऑडिट। टाइमिंग और कम्युनिकेशन का मतलब बड़ा सिंपल है, हमको पता होनी चाहिए रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी है। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे प्लानिंग कब तक कंप्लीट करनी है, एग्जीक्यूशन कब तक कंप्लीट करनी है और रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी है। जनरली जो रिपोर्ट होती है वो आपकी एजीएम की डेट तक सबमिट हो जाती है। फिर आता है सवाल डायरेक्शन। जो मेरी इंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स मुझे किस डायरेक्शन में डालने हैं। सो कम्युनिकेट द फैक्टर्स दैट विल डायरेक्ट द इंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स। तो जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है वहां आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। एंड लास्ट में कहता है दो पॉइंट्स, कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ पिया। पिया बोले तो प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज,
एंड द नॉलेज गेन्ड ऑन अदर इंगेजमेंट। जो भी आपने प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज करी है, जैसे आपने क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक करी, ये देखा कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उसके अलावा जो आपने ऑडिट इंगेजमेंट लेटर एंटर किया, वो सब आपने डिटेल्स यहाँ पे कंसीडर करनी है। प्लस इसके अलावा भी जो आपका एक्सपीरियंस है बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ऑडिट, वो आप कंसीडर करके चलोगे इस ऑडिट को करते वक्त, ठीक है सर। एंड आखिरी में कहता है एसर्टेन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो हम ये ऑडिट करने वाले हैं उसमें हमें किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए। तो नेचर का मतलब हो गया जो भी सीनियर एक्सपीरियंस लोग हैं, जहां भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है उनको वहां पे लगाओ, ठीक है सर। जहां रोमम ज्यादा है वहां पे आप एक्सटेंड भी ज्यादा लगाओगे, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज लगाओगे। टाइमिंग का मतलब होता है ऑडिट में किस स्टेज पे हमको रिसोर्सेज लगाने हैं, स्टार्टिंग में, बीच में, या डेडलाइन वाली स्टेज में, तब हमें रिसोर्सेज कब कब कितने कितने चाहिए वो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं इसकी समरी की बात करूं, ये क्वेश्चन वैसे इंटर लेवल पे बहुत बार आता है, बट फाइनल लेवल पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी ऑडिटर प्लान करता है अपना ऑडिट, जॉइंट ऑडिट, तो वो क्या क्या चीजें कंसीडर करेगा। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी वाले 3 पॉइंट्स, स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन। स्कोप किस पे डिपेंड करता है, जो एरिया डिवाइड हो गए, जो कॉमन ऑडिट एरियाज हैं। टाइमिंग से पता चलेगा रिपोर्ट कब तक देनी है, ठीक है, और क्या क्या कम्युनिकेशन और मीटिंग्स करने की जरूरत है। देन वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन, इंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स किस डायरेक्शन में डायरेक्ट करने हैं। फोर्थ पॉइंट आप जनरली पूछ जाओगे नहीं, भूल जाओगे। फोर्थ पॉइंट आप भूल जाओगे तो याद करना तुलसी कुमार को। सर तुलसी कुमार से क्या होता है, मैंने कहा फिर इस पॉइंट की याद आ जाएगी। आसमां में जैसे बादल सो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। सर क्या कह रहे हो, अरे गाना है ना, याद पिया की आने लगी। हाय फोर्थ पॉइंट में तो याद रखना, फोर्थ पॉइंट में तुमको पिया की याद आनी चाहिए, यानी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट। एंड आखिरी में यू कैन कंक्लूड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। कब कौन से कितने रिसोर्सेज चाहिए ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये आपने फ्लो में चलना है, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, पिया की याद आने लगी यानी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, एंड लास्टली यू कैन कंक्लूड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। इस कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन नहीं है फाइनल लेवल पे, पर इंटर पे बार बार पूछते तो हमने इसको ढंग से कर लिया। अब सर इसके बाद यहां तक सारी बातें क्लियर है, क्लियर है सर। जो जो अभी तक बताया एक बार चलो बुक से गो थ्रू करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट रह तो नहीं गया। जॉइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस कर लिए, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी वाले पॉइंट्स डन हो गए। अब आ जाओ छोटे छोटे पॉइंट्स यहां से एक बार कवर करते हैं। इनके ऊपर कहीं ना कहीं आपसे एमसीक्यू वगैरह में सवाल पूछ सकते हैं, प्लीज फोकस। जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की असेसमेंट है ये कौन करेगा, इट विल बी डन बाय ईच जॉइंट ऑडिटर एंड कम्युनिकेटेड टू द अदर जॉइंट ऑडिटर, ठीक है, ठीक है सर। अब ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अपन असेस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी, और जो आपका एरिया है उसकी भी आपने असेस करनी है। उसके बाद जो भी आपके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर है वो आप डिस्कस वगैरह कर लो, डॉक्यूमेंट वगैरह कर लो फॉर द कॉमन एरियाज एंड स्पेसिफिकली अलॉटेड एरियाज। प्लस आपने कम्युनिकेट करने टू द TCWG। अब सर एक बात बताओ, यहाँ पे कितने इंगेजमेंट लेटर लिए जाएंगे। एक ऑडिट इंगेजमेंट है तो कॉमन इंगेजमेंट लेटर रहेगा। जब आप इंगेजमेंट लेटर एक भेज रहे हो, जो ऑडिटर क्लाइंट को इंगेजमेंट लेटर भेज रहा है वो एक भेज रहा है, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कितनी मिलेगी, मैंने कहा वो भी एक ही मिलेगी। तो जो क्लाइंट ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता है वो भी कॉमन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होगी, ध्यान रखना। फिर सर जो मैंने काम एलोकेट किया है, वॉट एवर इज द वर्क दैट इज एलोकेटेड, ये आप डॉक्यूमेंट करके चलोगे, एंड दिस डॉक्यूमेंट विल बी साइंड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर। कल को कोई मुकर ना जाए, ठीक है सर, एंड दिस विल बी कम्युनिकेटेड टू TCWG। आप TCWG को बताओगे जो जो आपने वर्क एलोकेट किया है। क्या ये बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, हाँ सर, ये बातें आपने बस समझ के चलनी है। अब आता है सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 स्टार टॉपिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द जॉइंट ऑडिटर। MTP नवंबर 24 में ICAI ने पूछा था। देखो क्या कहता है, इधर आओ। सबसे पहले तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, वो बोलते हैं ना स्टेशन पे, यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार है, तो जॉइंट ऑडिटर अपने एरिया का खुद जिम्मेदार है। तो जो वर्क उसके पास डिवाइड होके उसके हिस्से में आ गया, वो डिसाइड करेगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो जो मैंने आपको बताया था, आप अपने एरिया की रिस्क असेस करोगे, आप अपने एरिया का प्रॉपर कंट्रोल टेस्टिंग करोगे, एवरीथिंग हैज टू बी प्रॉपरली डन बाय यू, ओके सर। फिर उसके बाद सारे रिस्पॉन्सिबल है, मैंने कहा मतलब ऑल विल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर 5 एरियाज।
देखो भैया, जो वर्क तो डिवाइड हो गया वो तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो वर्क डिवाइड ही नहीं हुआ वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो द वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड एंड कैरिड बाय ऑल विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल जॉइंट ऑडिटर। इसको क्या मैं एक तरीके से और कह सकता हूं, कॉमन एरिया। हाँ सर, अब कॉमन एरिया में कहता है, ध्यान से समझना, डिसीजंस बाय ऑल फॉर द प्लानिंग ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर फॉर कॉमन एरियाज, इसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मैंने आपको कहा कॉमन एरियाज की जो प्लानिंग है ना उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है, बट जो एग्जीक्यूशन का मामला है ना उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा जो काम खराब करेगा। मतलब मान लो इनका जो आईटी सिस्टम्स की टेस्टिंग है दैट इज अ कॉमन एरिया। अब सर कॉमन एरिया का मतलब है जो हमारा मिस्टर ए है, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ये तीनों मिलके इस एरिया का ध्यान रख रहे हैं। अब इन तीनों ने मिलके डिसाइड किया कि हम आईटी सिस्टम्स की टेस्टिंग कैसे करेंगे, इसकी प्लानिंग इन्होंने मिलके की। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सब रिस्पॉन्सिबल है। बट जो एग्जीक्यूशन का काम था, एक्चुअल टेस्टिंग का काम था, वो मिस्टर बी का था। इसने यहां पे मिस्टेक कर दी, तो बताओ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर बी रिस्पॉन्सिबल क्यों है? क्योंकि भैया प्लानिंग के लिए सब रिस्पॉन्सिबल है, बट जब बात एग्जीक्यूशन की आती है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने काम खराब किया। ठीक है सर, समझ गए सर। इसी चीज के ऊपर एक क्वेश्चन भी है क्वेश्चन बैंक में, जब मैं क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ मैं फटाफट गो थ्रू करा दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। अब थर्ड केस बताते हैं। थर्ड केस कहता है मैटर्स ब्रॉट टू नोटिस बाय वन ऑफ देम एन एग्रीमेंट अमंग ऑल। तो एक बात समझना, तीन जॉइंट ऑडिटर है, दो जॉइंट ऑडिटर चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, तीसरा जॉइंट ऑडिटर उनके पास आता है। वो कहता है यार सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है इन्वेंट्री के एरिया में फ्रॉड है। बाकी दो जॉइंट ऑडिटर कहते हैं चल पगले, कोई फ्रॉड नहीं है। और तीनों मिलके अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देते हैं। और जब ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं ना, बाद में पता चलता है कि वो जो थर्ड जॉइंट ऑडिटर था ना वो सही था। वो सही कह रहा था इन्वेंट्री में फ्रॉड है। अब एक बात बताओ, इन्वेंट्री तो उसका एरिया था, उस एरिया में अगर फ्रॉड निकला है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? सर वैसे तो उसकी होनी चाहिए, बट क्योंकि उस फ्रॉड के ऊपर रिपोर्ट ना करने के लिए सबने हां बोला, सबने मिलकर डिसीजन लिया कि फ्रॉड नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैंने कहा सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहां पे सर सिंपल सी बात यह है, अगर एक थर्ड पार्टी, अगर एक थर्ड जॉइंट ऑडिटर आता है और सारे मिलके डिसीजन लेते हैं कि हमको उस फ्रॉड के ऊपर कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी या हमको उसमें कुछ टेस्टिंग नहीं करनी, तो जब सबने मिलके डिसीजन लिया तो सबके सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये आपने बात समझनी है। तो यही बात लिखता है, मैटर ब्रॉट टू नोटिस बाय वन ऑफ देम एन एग्रीमेंट अमंग ऑल। अगर सारे मिलके एक डिसीजन लेते तो उसके लिए सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, ठीक है सर। लास्ट के दो पॉइंट बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट। आपने ये एग्जामिन करना है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंप्लाई विद द रेलेवेंट स्टैच्यू। तो जो भी शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए। एंड लास्ट में कहता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है। तो जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चार एलिमेंट्स होते हैं, ACPD, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। अमाउंट और क्लासिफिकेशन के लिए तो जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए वही वही जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, इसके लिए सारे जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, ठीक है सर। और ऑडिट रिपोर्ट अगर आपने इंश्योर करनी है दैट इट इज कंप्लाइंग विद द रेलिवेंट स्टैच्यू, ICAI प्रोनाउंसमेंट्स, ठीक है, एंड ऐसे इसके लिए एवरीवन विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो अगर मैं इसको आपके लिए समराइज कर लूँ, बड़ा सिंपल है, वर्क नॉट डिवाइडेड। इसी से सिमिलर पॉइंट कॉमन ऑडिट एरियाज में जो प्लानिंग हो रही है जॉइंटली, उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा पॉइंट क्या था? दो लोग काम कर रहे थे, तीसरा भागता भागता आया, कहता है इन्वेंट्री में गड़बड़ है और तीनों ने मिलकर डिसाइड किया उस गड़बड़ को इग्नोर करो। तो जब तीनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, मैटर ब्रॉट टू नोटिस बाय वन ऑफ देम एन एग्रीमेंट अमंग ऑल। करो मेरे साथ, मैटर ब्रॉट टू नोटिस बाय वन ऑफ देम एन एग्रीमेंट अमंग ऑल, तो ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल। फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले, और छठा पॉइंट ऑडिट रिपोर्ट वाला। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर रेलिवेंट स्टैच्यू, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, एंड ऑडिट रिपोर्ट शुड कंप्लाई विद थ्री थिंग्स, स्टैच्यू, एसए एंड ICAI प्रोनाउंसमेंट। अगर आप चाहो तो फटाफट वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लो, क्विकली रिकॉल दिस 6 पॉइंट्स एंड फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डू इट प्रॉपर्ली। यस पीपल, डन 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 सर। अब भैया आ जाओ मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन की थोड़ी बात करते हैं। तो हमारे पास दो जॉइंट ऑडिटर है, एक है बंटी, एक है बाबला। आप लोग इनको जानते हो, भाग 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 भागम भाग। अब सर बंटी और बाबला का क्या गेम है? मैंने कहा देखो वैसे ऐसा होता नहीं है, जस्ट लेट्स अज्यूम कि ये जो PPE का एरिया है ना, बंटी इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और ये जो PPE का एरिया इसका टेस्ट ऑफ डिटेल कौन कर रहा है? बाबला कर रहा है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल का काम हमने बंटी को दे दिया और टेस्ट ऑफ डिटेल का काम बाबला को दे दिया। ठीक है सर।
अब बंटी को पता चला यार ये जो पीपी है ना, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है। तो जब मैं टेस्ट ऑफ डिटेल करता हूं तो मैं 4 असर्शंस चेक करता हूं, ERCV, एग्जिस्टेंस, राइट, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, ठीक है, क्योंकि अकाउंट बैलेंस है तो 4 असर्शन होती है। तो सर अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा मतलब एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम है? हाँ सर। तो दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये बात बंटी को बाबला को बतानी चाहिए कि जो पीपी है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा बिकॉज इट कैन इम्पैक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पीपी? यस सर। तो बंटी को कम्युनिकेट करना चाहिए, ही शुड कम्युनिकेट इन राइटिंग बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। तो ये आप एक बेसिक सी बात याद रखना कोऑर्डिनेशन के लिए। कभी भी किसी जॉइंट ऑडिटर को कुछ ऐसा पता चलता है जो उसको लगता है दूसरे को पता होना चाहिए, सो दैट ऑडिटर शुड कम्युनिकेट इन राइटिंग बिफोर द ऑडिट कंप्लीशन। क्लियर है? क्लियर है सर। तो एक बार आ जाओ फटाफट बुक से गो थ्रू करते हैं। ये एरिया हमने ऑलरेडी कवर करा। अब आ जाओ कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। जब भी किसी जॉइंट ऑडिटर को कोई ऐसा मैटर मिलता है दैट इज रेलिवेंट टू द अदर जॉइंट ऑडिटर एंड ही फील्स दैट इट डिजर्व्स देयर अटेंशन, सो कम्युनिकेट इन राइटिंग प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। अब सर एक बात समझना, हर जॉइंट ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर और अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने एरिया का इंटरनल कंट्रोल टेस्ट करे, रिस्क असेस करे। यही बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि जो भी आपका एरिया है उसके ऑडिट प्रोसीजर आप खुद करोगे, रिस्क असेसमेंट और टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपने खुद ही प्रॉपरली करने हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर ये स्टैंडर्ड आखिरी सांसें ले रहा है, बात करेंगे ऑडिट कंक्लूजन और रिपोर्टिंग की। देखो कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग में आपने कुछ कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है। इधर देखो, अगर मैं जॉइंट ऑडिट कर रहा हूं, ठीक है, एक ही ऑडिट एंगेजमेंट है, तो नॉर्मली कितनी ऑडिट रिपोर्ट इशू होनी चाहिए? सर कॉमन ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। इस बात से हम सब एग्री करेंगे, हमने ये चीज पढ़ रखी है, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट आएगी। बट सर मान लो खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो जाए, ठीक है, जब भी दो से ज्यादा लोग हैं तो डिसएग्रीमेंट तो हो सकता है, एक से ज्यादा लोग हैं तो डिसएग्रीमेंट हो सकता है, सबका ओपिनियन अलग हो सकता है। तो मान लो ए बी एक टीम में हो गए और सी अलग टीम में हो गया, तो क्या यहां पे मेजॉरिटी विंस होगा? मैंने कहा नहीं। ए बी अपनी अलग रिपोर्ट देंगे, सी अपनी अलग रिपोर्ट देगा, यहां पे देयर विल बी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। अब सर एक बात बताओ, ए बी की जो रिपोर्ट थी वो तो इन यूजर्स के पास पहुंच गई, जो हमारा सी था उसकी रिपोर्ट इन यूजर्स के पास पहुंच गई। अब इन यूजर्स को इस रिपोर्ट का कैसे पता चलेगा? इन यूजर्स को इस रिपोर्ट का कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, ए बी की जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो सी की रिपोर्ट को रेफर करेगी, और जो सी की रिपोर्ट है वो ए बी की रिपोर्ट को रेफर करेगी। हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रेफरेंसिंग डालेंगे टू द अदर ऑडिट रिपोर्ट। अब ये रेफरेंसिंग डालने के लिए कौन सा पैराग्राफ यूज होगा? सर एक ही पैरा है which helps the user to understand the matter related to audit, auditor's responsibility and audit report. That para is other matter para. तो जब भी आपको कोई ऐसा मैटर समझाना है लाइक ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट, हम ऐसे केस में अदर मैटर पैरा डालते हैं। ठीक है? ठीक है सर। फिर उसके बाद सर एक जॉइंट ऑडिटर 3 चीजें अज्यूम करके चल सकता है। सर क्या? सबसे पहले तो वो ये अज्यूम कर सकता है बाकियों ने अपना काम ठीक से किया तो उसको बाकियों का काम चेक करने की जरूरत नहीं है। दैट द अदर्स हैव डन देयर वर्क एज पर द एसेस, उसको इसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। अब बाकियों के अलावा वो अज्यूम कर सकता है जो ब्रांच ऑडिटर है ना, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करते हैं एंड दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। एंड तीसरी चीज वो ये अज्यूम कर सकता है कि जो बाकी जॉइंट ऑडिटर्स हैं उन्होंने इसको बता दिया, उन्होंने इसको बता दिया, उन्होंने इसको इन्फॉर्म कर दिया। एनी डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल एफआरएफ या फिर कोई सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन थी वो भी बाकियों ने बता दी है। तो 3 चीजें हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? इधर देखो, सबसे पहले जो बाकी लोग हैं दे आर डूइंग देयर वर्क एज पर द एसेस, यू डोंट नीड टू रिव्यू देयर वर्क। दूसरी चीज आप ये अज्यूम कर सकते हो कि जो ब्रांच ऑडिटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है, ठीक है, और साथ ही साथ दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड दे कंप्लाई विद द लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। एंड तीसरा केस है बाकियों ने इसको बता दिया। बाकियों ने इसको क्या बता दिया? अगर कोई भी डिपार्चर था फ्रॉम एप्लीकेबल एफआरएफ, डिपार्चर यानी नॉन कंप्लायंस, या फिर कहीं ना कहीं उनको कोई सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन मिली, दे हैव इन्फॉर्म दिस जॉइंट ऑडिटर। यही सेम टू सेम बातें कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखी हैं। एक बार आ जाओ रिवाइज करा देता हूँ। रिवीजन के अंदर रिवीजन, सबसे पहले तो सर हमको कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देनी है, बट अगर डिसएग्रीमेंट है तो आप सेपरेट रिपोर्ट दोगे। यहाँ पे आपका मेजॉरिटी विन जैसा टाइम पास नहीं होता, ठीक है, हमेशा सेपरेट रिपोर्ट देना इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। इन सच सर्कमस्टेंसेस जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है वो दूसरी रिपोर्ट को रेफर करेगी, जो दूसरी रिपोर्ट है वो भी आपकी रिपोर्ट को रेफर करेगी। ये जो रेफरेंसिंग है आप कर सकते हो थ्रू अदर मैटर पैरा एज पर ऐसे 706। अब एक जॉइंट ऑडिटर 3 बातें अज्यूम कर सकता है
कि भाई उसको दूसरे का काम रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, सामने वाले ने अपना काम तमीज से किया, एज पर एसेस किया है। दूसरी चीज वो ये अज्यूम कर सकता है कि जो ब्रांच का ऑडिटर है कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। एंड तीसरी चीज वो अज्यूम कर सकता है कि बाकी जॉइंट ऑडिटर्स ने उसको बता दिया एनी डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल एफआरएफ या एनी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन। बस ध्यान रहे बिफोर फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट जो भी उनके अपने कंक्लूजन्स हैं वो डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। एंड साथ ही साथ टीसीडब्ल्यूजी को दो बातें बतानी है। अगर आप अपनी रिपोर्ट में ऐसे 705 के हिसाब से मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो क्या रीजन है और उसके क्या वर्डिंग है बता देना। अगर ईओएम या ओम पैरा दे रहे हो तो उसका क्या रीजन है, उसके क्या वर्डिंग है वो बता देना। यही सेम टू सेम चीज हम 705 और 706 में भी पढ़ते हैं। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब एक बार आ जाओ फटाफट क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं। एवरीवन गेट रेडी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 मई 19 में भी आ चुका है, एमटीपी नवंबर 24 में भी। ये क्वेश्चन कहता है दो जॉइंट ऑडिटर है एमएन और पीक्यूएन कंपनी, ठीक है सर। इन द कोर्स ऑफ ऑडिट इट इज ऑब्जर्व कि जो इन्वेंट्री का एरिया है ना, यहां पे देर इज अ अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट का मतलब है इन्होंने इन्वेंट्री कम दिखा रखी है। ये इन्वेंट्री का काम कौन कर रहा था? एमएन एंड एसोसिएट कर रहा था। बट दिक्कत की बात है जो इन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क किया है दैट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड। अब बताओ जॉइंट ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो सर ऐसे केस में ना सबसे पहले तो थ्योरी लिख दो। थ्योरी के केस में आप सिंपल सी बात लिखोगे जॉइंट ऑडिटर शुड डिवाइड देयर वर्क। अब वर्क डिवीजन कैसे होना चाहिए? एआईयू। एआईयू यानी ऑडिट आइडेंटिफाइबल यूनिट्स। तो मैंने आपको बताया था जो भी आपकी कंपनी के डिविजन्स हैं, ठीक है, जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से आप वर्क डिवाइड कर सकते हो। बट अगर नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से पॉसिबल नहीं है तो जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरियाज होते हैं लाइक एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर या पीरियड ऑफ टाइम, इसके हिसाब से डिवाइड कर लो। बट अगर वर्क डिवीजन इस तरह जो भी आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, अगर वगर कुछ नहीं, जो आपने वर्क डिवाइड किया उसको डॉक्यूमेंट करो और टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर दो, ठीक है। ये आपने डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया। भैया आंसर फ्रेमिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, तो इसको भी ढंग से रिवाइज करते चलो साथ साथ। मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो तुम करोगे भी नहीं, ठीक है सर, साथ साथ करते चलो। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली थ्योरी कि जो काम आपने डिवाइड किया उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। फिर उसके बाद जॉइंट एंड सेवरल वाले जो 6 पॉइंट याद कराए थे वही 6 के 6 पॉइंट आ जाएंगे। वर्क नॉट डिवाइडेड, कॉमन ऑडिट एरियाज की प्लानिंग, तीसरा क्या था जो हमको matter brought to notice by one of them, an agreement among all, financial statement as per applicable statute, financial statement का presentation disclosure as per applicable FRF, audit report should comply with the statute, essays and ICI pronouncement। क्लियर है? क्लियर है सर। फिर उसके बाद आपने सिंपल सी बात बोलनी है जो भी आपने वर्क डिवाइड किया है दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू TCWG, देन राइट द फैक्ट्स ऑफ द केस इन 1 और 2 लाइंस। उससे ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। और आखिरी में सर कंक्लूजन ये है क्योंकि इन्वेंट्री का काम था एमएन एंड एसोसिएट्स का तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी। दिल से सही है? हाँ सर ये दिल से सही है। प्लस क्योंकि इन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी फॉर द वर्क डॉक्यूमेंटेड, इसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है। सो देयर इज अ वायलेशन ऑफ एसए 299 because the division of work was not documented, so everyone will be responsible। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट क्वेश्चन है। वो कहता है एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर व्हेन दे आर जॉइंटली एंड सवरली रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहला पार्ट तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो जॉइंटली एंड सवरली के जो मैंने पॉइंट्स आपको सिखा रखे पिछले क्वेश्चन में वही के वही आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट कहता है गाइड मिस्टर जेड इन सच सिचुएशन। तो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक बार आप इसको गो थ्रू करोगे तो पता चलेगा एक्स और वाई एक टीम में है, जेड अलग टीम में है। तो अगर जेड एक्स और वाई से एग्री नहीं करता तो क्या मेजॉरिटी विंस आएगा? मैंने कहा नहीं, जेड को चुपचाप सेपरेट रिपोर्ट देनी चाहिए और अपनी रिपोर्ट्स में ये दूसरी रिपोर्ट को रेफर करने के लिए अदर मैटर पैरा डालेंगे। तो जो रिपोर्टिंग वाला पार्ट है वो आप यहां पे लिखोगे। सर रिपोर्टिंग वाला पॉइंट ये है जनरली कॉमन रिपोर्ट दो बट अगर देयर इज अ डिसएग्रीमेंट गिव अ सेपरेट रिपोर्ट। यू आर नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ मेजॉरिटी। यहाँ पे मेजॉरिटी विंस जैसा काम नहीं चलता, वो हमारी गली में चलता है, ठीक है सर। फिर जो आप सेपरेट रिपोर्ट दोगे उससे आपको दूसरी रिपोर्ट को रेफर करना यूजिंग अदर मैटर पैरा। ये इन्होंने बस फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे और आखिरी में बोलो जेड इज सजेस्टेड टू गिव हिज ओन ओपिनियन थ्रू अ सेपरेट रिपोर्ट। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है सर, अच्छा क्वेश्चन है, नवंबर 19 का। देखो क्या कहता है यहां पे सर। इस क्वेश्चन में अगेन बड़ा सिंपल सा केस है। एवरीवन प्लीज फोकस। 3 जॉइंट ऑडिटर है, ठीक है। यहां पे कंसोलिडेशन का जो एरिया था वो डिवाइडेड नहीं था एंड ऑल ब्रांचेस एंड जोन्स वर डिवाइडेड अमंग द 3 जॉइंट ऑडिटर। जो CAZ है इसको एक दिक्कत मिली अबाउट द इंटरनल कंट्रोल इन वन ऑफ द ब्रांचेस। This irregularity was not reported in the final accounts as the other 2 joint auditor were not in the favor of reporting and this decision of not reporting was taken on the basis of majority। बढ़िया एक बात समझना, 3 जॉइंट ऑडिटर है X, Y और Z।
एक्स और वाई चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, जेड आता है और बोलता है सुनो इंटरनल कंट्रोल्स की प्रॉब्लम है। एक्स और वाई कहते हैं हट पगले कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं हमें इसको रिपोर्ट नहीं करना। अब सैया सैया कह रहा हूं भैया, एक बात याद रखना, आखिरी में क्या हुआ, जिस ब्रांच के इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम थी वहां पे फ्रॉड डिटेक्ट हुआ। ओ, जो ब्रांच का ऑडिट जेड कर रहा था वहां पे एक फ्रॉड डिटेक्ट हुआ। अब बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो सर आपने सिखाया था मैटर ब्रॉट टू नोटिस बाय वन ऑफ देम एन एग्रीमेंट अमंग ऑल। जेड एक मैटर लाया बट सबने एग्री किया था कि इंटरनल कंट्रोल्स की प्रॉब्लम को हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो सबके सब पकड़े जाएंगे, सबके सब रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे केस में आपने सबसे पहले वही डिवीजन ऑफ वर्क की बात करनी है, ठीक है सर। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली थ्योरी लिखनी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली थ्योरी के बाद बस आप ऐसा लिखोगे बिफोर फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले हमें अपने कंक्लूजन डिस्कस करने चाहिए। अगर आप किसी से एग्री नहीं करते तो आपको सेपरेट रिपोर्ट देनी चाहिए, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कॉमन रिपोर्ट दी, सबने मिलकर एक ही रिपोर्ट दी, सबके सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में इन्होंने कहा ऑल द 3 जॉइंट ऑडिटर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रॉड डिटेक्टेड इन ब्रांच। गुड क्वेश्चन सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में सर सिंपल सी बात है, देखो क्या कहता है। एक कॉमन वर्क एरिया है, एक कॉमन वर्क एरिया है कि इनको टेस्ट करने हैं आईटी जनरल कंट्रोल। अब इस कॉमन एरिया में जो एक्चुअल ऑडिट प्रोसीजर थे वो किसने परफॉर्म करे, देस एंड एसोसिएट ने। एंड बाद में पता चला ये प्रोसीजर ठीक से परफॉर्म नहीं हुए थे, तो बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। सर आपने सिखाया था जो कॉमन एरिया की प्लानिंग होती है उसके लिए तो सब रिस्पॉन्सिबल है, बट जो कॉमन एरिया की एग्जीक्यूशन है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है जो काम खराब करेगा। तो यहां पे काम किसने खराब किया, देस एंड एसोसिएट। सो देस एंड एसोसिएट विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो देखो क्या कहता है, in the common areas joint auditors are responsible for the appropriateness of nature timing and extent of planned procedure, ठीक है सर। बट जो इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट ऑडिटर की है। फिर फैक्ट्स लिखने के बाद आप बोलोगे ऑडिट प्रोसीजर्स वर एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय दिस सो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। इजी क्वेश्चन, यस सर। इस तरह की केस स्टडीज या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकते हैं, तो ये दिमाग खुले रखना। आई होप मजा आ रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 तो भैया एकदम क्लासिक क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, ए बी सी आर द जॉइंट ऑडिटर। बी का ये मानना है कि देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो अगर इन्होंने अकाउंट फॉर कर दी तो 25 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ का लॉस बन जाएगा। तो अगर 25 करोड़ का प्रॉफिट 5 करोड़ का लॉस बन जाएगा तो यानी 30 करोड़ की मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, 30 करोड़ का खर्चा अनबुक्ड है। हाँ सर। तो उसको ऐसा लगता है कि यार एडवर्स ओपिनियन आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी मिसस्टेटमेंट को ठीक करके प्रॉफिट ही लॉस में बदल रहा है दैट इज कंसिडर्ड टू बी परवेसिव। तो यहां पे सर एडवर्स ओपिनियन आना चाहिए। ए और सी कहते हैं हट पगले, ए और सी कहते हैं हट पगले, हमारा ऐसा मानना है ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। ए और सी एक टीम में हो गए, बी अलग टीम में हो गया। तो बताओ ऐसे केस में क्या बी को मेजॉरिटी विंस के हिसाब से जाना है। मैंने कहा नहीं। जब भी देर इज अ डिसएग्रीमेंट यू कैन गिव अ सेपरेट रिपोर्ट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो बाय द मेजॉरिटी। बस ध्यान रहे आप अपनी रिपोर्ट में दूसरी रिपोर्ट के बारे में रेफरेंसिंग दे दोगे थ्रू अ अदर मैटर पैरा। इजी है। क्वेश्चन 6 इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ स्टडी मटेरियल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर, आप इजीली मैनेज कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा जॉइंट ऑडिट का पूरा रिवीजन विद द कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस इज डन। एंड लास्ट में बस आप इतना ध्यान रखना सर, क्या जो आपकी एग्जाम्स की परफॉर्मेंस है दैट इज अ जॉइंट एफर्ट बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। सो मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग वेल सो दैट अवर एफर्ट्स पे ऑफ वेल इन द एग्जाम, ठीक है। सो मेरी कोशिश यही थी कि सारे कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। आई होप मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिकॉज योर एप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन, ठीक है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट रिवीजन। तब तक के लिए यूं ही खुशी खुशी मन लाकर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हमें राई ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। लगे रहो मित्रों, लगे रहो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट। चलो।